चैप्टर नंबर 4 क्लास 8 एक्सरसाइज 4.1। क्वेश्चन नंबर 2 आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 और चैप्टर 4 की मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस रेशो, प्रोपोर्शन, कंपाउंड प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इन्वर्स प्रोपोर्शन, ये सारी चीज़ें इससे पहली वीडियो में डिस्कस कर दी गई हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। कहता है इफ़ 60 वुमेन स्पिन 48 kg ऑफ कॉटन बाय वर्किंग 8 आवर्स डेली। अगर 60 औरतें एक दिन में 8 घंटे ड्यूटी करती हैं तो जो कॉटन उनको मिलती है वो 48 kg मिलती है। लेकिन अगर औरतों की तादाद हम आधी कर दें, 30 वुमेन कर दें, कहता हाउ मच कॉटन विल 30 वुमेन स्पिन बाय वर्किंग 12 आवर्स डेली। लेकिन अगर हम औरतों की तादाद आधी कर दें, 30 कर दें, और उनका जो ड्यूटी टाइम है वो 12 आवर्स कर दें, तो बताओ अब कितने केजी कॉटन को वो स्पिन कर पाएंगी। तो क्लास इसका सलूशन हम स्टार्ट करते हैं। क्लास इसमें ना 3 हेडिंग्स बन रही हैं। एक नंबर ऑफ़ वुमेन, एक आपके पास आवर्स की हेडिंग बनेगी और एक हेडिंग आपके पास केजी की बनेगी। पहले मैंने कहा था जो चीज़ आपके पास अननोन है आप उसको सबसे साइड पे लिख लें, वो भी ठीक है, सबसे आसान है। लेकिन अगर आप उसको जहाँ मर्ज़ी लिख दें, लेकिन जब उससे नेक्स्ट स्टेप पर आप आएंगे तो उसको आपने सबसे लेफ़्ट पर ही लिखना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम पहली हेडिंग लिखते हैं नंबर ऑफ़ वुमेन, केजी और आवर्स लिख देते हैं। अब मैंने लास्ट टाइम कहा था जो चीज़ आपको नहीं पता आपने उसको सबसे साइड पे लिखना है, लेकिन इस दफ़ा मैं इसके सेंटर में लिख रहा हूँ। और तरीक़ाकार गौर से समझ लें, क्योंकि सम टाइम सेंटर में लिखा होता है, सम टाइम साइड पे लिखा होता है, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन नेक्स्ट स्टेप अगर आप ठीक करते हैं तो इस तरह लिखने से भी कोई इशू नहीं होने वाला। लेकिन अगर आप लिखते हैं पहले वुमेन की तादाद आपके पास 60 थी, केजी आपके पास 48 थे, और जो वर्किंग आवर्स थे आपके पास वो 8 आवर्स थे। फिर वर्किंग आवर्स आपके पास 12 हो गए। कॉटन आप कितने केजी हो गई ये नहीं पता आपको, आपने उसको अननोन वैल्यू को एक्स का नाम दे दिया। अब नंबर ऑफ़ वुमेन आपके पास 30 हो गई। क्लास मैंने आपसे कहा था जो अननोन वैल्यू है उसका आपने एरो अपनी तरफ से लगा दिया। ये एरो लगाने के बाद आपने अननोन वैल्यू को, ये दो वैल्यूज़ आपको पता है, एक वैल्यू नहीं पता। अब इसको आपने 1 बाय 1 पहले इसने इसके साथ कंपैरिजन करना है, फिर इसने इसके साथ कंपैरिजन करना है। वही 1 बाय 1 आप अननोन वैल्यू को नाउन वैल्यूज़ के साथ कंपेयर करेंगे। तो मैंने इसका तरीकाकार ये बताया था कि आप जस्ट हेडिंग को देखें और सोचें अगर नंबर ऑफ़ वुमेन ज़्यादा होंगी तो केजी ज़्यादा कॉटन को स्पिन नहीं कर पाएंगी। अगर ज़्यादा वुमेन काम कर रही हैं तो ज़्यादा आउटपुट मिलेगी ना, ज़्यादा केजी कॉटन आपको मिल सकती है। तो इससे पता लगा अगर वुमेन ज़्यादा होंगी तो केजीज़ भी आपके पास ज़्यादा होंगे। जब एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी बढ़ रही हो तो इसका मतलब दोनों का जो एरो होगा वो सेम डायरेक्शन में आ जाएगा। सिमिलरली अब हम देखते हैं क्या आवर्स को बढ़ाने से केजीज़ भी बढ़ते हैं या कम होते हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि अगर हम एक वर्कर को हायर करते हैं, उसे कहते हैं आप 6 घंटे की बजाय 8 घंटे काम करो, तो 8 घंटे काम करने से वो ज़्यादा काम कर पाएगा। अगर 12 घंटे कहेंगे तो ज़्यादा और काम कर पाएगा, क्योंकि जब ज़्यादा टाइम होगा तो ज़्यादा अच्छे तरीके से वो काम को कर सकता है, हमें ज़्यादा आउटपुट मिलेगी। इससे इसका मतलब ये है कि अगर आवर्स को बढ़ाते हैं तो केजी भी ज़्यादा होंगे। एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है तो इसका मतलब एरो सेम डायरेक्शन में। क्लास ये फर्स्ट स्टेप होता है, आपने सबसे पहले हेडिंग्स को लिखना होता है। डाटा लिखकर हेडिंग्स लिखनी है। अननोन वैल्यू का एरो लगा दिया, फिर अननोन वैल्यू को आपने नाउन वैल्यूज़ के साथ 1 बाय 1 कंपैरिजन करना है। लाइक ये अननोन वैल्यू है, आपने इसको कंपेयर करना है नाउन वैल्यू के साथ। फिर आपने एरो लगा लिया। अगर एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी भी बढ़ रही है तो एरो सेम डायरेक्शन में। लेकिन समटाइम इस तरह होगा कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो रही होगी तो फिर एरो डिफरेंट डायरेक्शन में लगा देंगे। फिर आपने ये काम करने के बाद जो दूसरी वैल्यू रह गई है, दूसरी नाउन वैल्यू रह गई है, उसको आपने कंपेयर करना है अननोन वैल्यू के साथ। पहले आप इन दो को कंपेयर कर लेंगे क्योंकि ये वैल्यू आपको नहीं पता, ये पता है। फिर उसके बाद आप ये दो को कंपेयर करेंगे क्योंकि ये आपको नहीं पता और ये आपको पता है। एरोस लगाने के बाद अब आप डाटा लिखेंगे। डाटा लिखते वक्त ध्यान रखिएगा वो वैल्यू जो आपके पास नहीं अवेलेबल, आप उसको सबसे लेफ़्ट साइड पे लिखेंगे। एरो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो हिस्सा ऊपर, जहाँ पर एरो ख़त्म हो रहा है वो हिस्सा नीचे। इक्वल का साइन लगाएं।
फिर ये वैल्यू लिख लें या ये लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एरो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो ऊपर, जहाँ पर ख़त्म हो रहा है वो नीचे। सिमिलरली एरो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो ऊपर, जहाँ पर ख़त्म हो रहा है वो नीचे। एक्स आपने एज इट इज़ लिख दिया, 30 डिवाइडेड बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 12 बाई 8, ये डिवाइड है 48, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई। अब आप इस तरह करें, ऊपर वाले सारे हिस्से को मल्टीप्लाई करें, नीचे वाले सारे हिस्से को मल्टीप्लाई कर दें। लाइक आपने 30 मल्टीप्लाई बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 48 किया, आपके पास 17280 आंसर आ गया। अब आपने 60 मल्टीप्लाई बाई 8 किया तो आपके पास 480 आंसर आ गया। अब आपने इन दोनों को डिवाइड करना, जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 36। क्लास ये आपके पास आंसर आ गया 36। अब एक्स आपके पास क्या था, एक्स आपके पास अननोन वैल्यू थी कि कितने केजी आपके पास आउटपुट आएगी, तो आपने आंसर निकाल लिया कि 36 केजी आपके पास आउटपुट आएगी। क्लास अगर आप कारपेट लेने जाएं तो अगर आप कारपेट की जो लेंथ है उसको इंक्रीज़ करवाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली उसकी जो प्राइस होगी वो भी इंक्रीज़ होगी, और अगर आप उसकी विड्थ को इंक्रीज़ करते हैं तो ऑब्वियसली प्राइस फिर भी इंक्रीज़ होगी। अब आप इस क्वेश्चन को देखें, कहता है इफ़ द प्राइस ऑफ अ कारपेट 8 मीटर लॉन्ग एंड 3 मीटर वाइड, कारपेट की जो लेंथ है वो 8 मीटर है, जो विड्थ है वो 3 मीटर है, और उसकी जो प्राइस है वो 6288 है। कहता है व्हाट विल बी द प्राइस। अब बताओ कि प्राइस क्या होगी जबकि जो लेंथ है उसकी वो 12 मीटर कर दी जाए और जो विड्थ है उसकी वो 6 मीटर कर दी जाए। तो हमने सबसे पहले हेडिंग्स लिख दी, उसके बाद डाटा पुट किया। पहले लेंथ 8 थी, अब 12 हो गई है। पहले विड्थ 3 थी, अब 6 कर दी है। पहले प्राइस 6288 थी, अब हमें नहीं पता, हमने उसको एक्स का नाम दे दिया। अब वैल्यू जैसे मर्ज़ी आप लिख लें, लेकिन इससे जो नेक्स्ट स्टेप आएगा उसमें आपने जो अननोन वैल्यू है उसको आपने सबसे लेफ़्ट साइड पे लिखना होगा। अब आप गौर से देखें, अब आप 1 बाय 1 इसको कंपेयर करें। लाइक अब प्राइस को लेंथ के साथ कंपेयर करें, अगर लेंथ ज़्यादा होगी तो प्राइस भी ज़्यादा होगी, इसका मतलब एरो सेम डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, लाइक देखिए इसका एरो हमने अपनी मर्ज़ी से लगा लिया, इसका एरो ऊपर है तो इसका एरो भी ऊपर, क्योंकि अगर एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो एरो सेम डायरेक्शन में। अब विड्थ का कंपैरिजन करते हैं, अगर विड्थ बढ़ाएंगे तो प्राइस भी ज़्यादा होगी, मतलब कि कारपेट लेने जा रहे हैं, अगर हम कहते हैं उसकी लेंथ को बढ़ा दो आप, तो सिमिलरली उसका जो मटेरियल है वो भी ज़्यादा कंज्यूम होगा। मटेरियल ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है तो प्राइस भी ज़्यादा होगी। ठीक है, लेंथ बढ़ाएं या विड्थ बढ़ाएं, प्राइस तो ज़्यादा होगी, इसलिए एरो सेम डायरेक्शन में आ जाएगा। विड्थ बढ़ाएंगे तो प्राइस भी ज़्यादा होगी, इसलिए एरो सेम डायरेक्शन में है, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। अब हम डाटा को लिखेंगे, जो अननोन वैल्यू है उसको आप हमेशा लेफ़्ट साइड पे लिखते हैं, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो ऊपर, जहाँ पर ख़त्म हो रहा है वो नीचे। जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो ऊपर, जहाँ पर ख़त्म हो रहा है वो नीचे। जहाँ से एरो स्टार्ट हो रहा है वो ऊपर, जहाँ पर ख़त्म हो रहा है वो नीचे। अब हम क्या करें, जस्ट सिंप्लीफाई कर दें। लास्ट वाला स्टेप मेरे ख्याल से ज़्यादा ईजी रहेगा आपके लिए, डिवाइड है वहाँ जाकर मल्टीप्लाई, ऊपर वाला सारा हिस्सा मल्टीप्लाई कर दें, नीचे वाला हिस्सा सारा मल्टीप्लाई कर दें और देन डिवाइड कर दें। आपके पास सिंप्लीफाई हो गया, आपके पास एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। और आपको पता लग गया पहले 6288 रुपये लग रहे थे, अब आपके पास 18,864 रुपीज़ आपके पास कॉस्ट आ रही है इसकी। क्लास क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले आप गौर से सोचें ज़रा, अगर वर्कर्स ज़्यादा होंगे, ठीक है, तो उनकी सैलरी भी ज़्यादा बनेगी। अगर वो ज़्यादा घंटे काम करेंगे तो उनकी सैलरी भी ज़्यादा होगी। लाइक ज़्यादा वर्किंग आवर्स हैं उनके, तो सैलरी भी ज़्यादा हो जाएगी। अब हम क्वेश्चन 4 की तरफ आते हैं। कहता है इफ़ 15 लेबर्स अर्न 67,500 रुपीज़ इन 9 डेज़। कहता है 15 मज़दूर जो हैं वो 9 दिन काम करते हैं, तो जो पैसे बनते हैं वो 67,500 बनते हैं। कहता है हाउ मच मनी, कितने पैसे उनको मिलेंगे, वो अर्न करेंगे, जबकि लेबर्स की तादाद 10 कर दी जाए और जो उनके वर्किंग डेज़ हैं वो 12 कर दिए जाएँ। ठीक है, पहले वर्किंग डेज़ उनके 9 थे, अब वर्किंग डेज़ उनके 12 कर दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, 3 हेडिंग्स हैं, तीनों हेडिंग्स लिख दी अब हमने, और वैल्यूज़ जो हैं वो पुट कर दी। उसके बाद फिर हमने अब कंपैरिजन करना है। जो अननोन वैल्यू है वो आपके पास है हाउ मच मनी, तो मनी वाली साइड आप ये वाला आपके पास पोर्शन है, इसमें आप पहला एरो अपनी तरफ से लगा लेंगे। ये आपके पास अननोन है, इसका अब आप कंपैरिजन 1 बाय 1 इसके साथ करेंगे और फिर आप इसके साथ करेंगे। अब आप देखें, अगर नंबर ऑफ़ लेबर्स ज़्यादा होते हैं तो आपके पास जो अमाउंट है वो भी ज़्यादा बनेगी, तो इसका मतलब एरो सेम डायरेक्शन में आ जाएगा।
सिमिलरली आपके पास अगर नंबर ऑफ़ डेज ज़्यादा होंगे तो सैलरी भी ज़्यादा बनेगी। इसमें भी एरो सेम डायरेक्शन में आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो अननोन वैल्यू है उसको आप सबसे लेफ़्ट साइड पे लिख देंगे और नॉन वैल्यूज़ को आप राइट साइड पे लिख देंगे और देन आप इसको सिंप्लीफाई कर दें विद द यूज़ ऑफ कैलकुलेटर। सबसे इजी मेथड है, ठीक है। और देन आपके पास ये पैसे आ जाएंगे 60,000। क्लास अब आप गौर से बात समझें। अगर आदमी ज़्यादा होंगे, उन्होंने दीवार बनानी है, अगर आदमी ज़्यादा होंगे तो जब वो काम करेंगे तो ज़्यादा लंबी दीवार बना सकेंगे, ठीक है। उसकी जो लेंथ है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकती है। मतलब कि अगर 2 लोग काम कर रहे हैं तो अगर वो सारा दिन काम करके 12 फुट दीवार बना रहे हैं, तो अगर आदमी 2 की जगह 4 कर देंगे तो आप खुद सोच सकते हैं वो 2 की निस्बत ज़्यादा काम करेंगे तो लेंथ ज़्यादा बड़ी कर सकते हैं, ज़्यादा बड़ी दीवार बना सकते हैं। तो यही बात को आप माइंड में रखें। कहता है 70 मैन कैन कंप्लीट अ वॉल ऑफ 150 मीटर लेंथ इन 12 डेज। कहता है 70 आदमी आपके पास हैं, जो दीवार की लेंथ है वो 150 मीटर है और वो 12 दिन काम करते हैं, ठीक है। कहता है हाउ मैनी मैन, आदमी कितने कितने रिक्वायर्ड होंगे अगर हमने कंप्लीट करना है ऐसी दीवार को जिसकी लेंथ है 600 मीटर और हमारे पास दिन है 30 डेज़। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हेडिंग्स लिख दी, डाटा पुट कर दिया, अननोन वैल्यू आपने यहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे नेक्स्ट स्टेप में फ़र्क पड़ता है आपने वहाँ कैसे लिखा हुआ है। फिर उसके बाद आपने पहला एरो अननोन वैल्यू का लगा दिया। अब आप कंपैरिजन स्टार्ट करें। अगर आप लेंथ ऑफ वॉल करते हैं, हम इन दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं। अगर दीवार की लेंथ ज़्यादा है तो आपको आदमी भी ज़्यादा चाहिए होंगे, ठीक है। और सिमिलरली नंबर ऑफ़ डेज़ अगर आपके पास ज़्यादा हैं तो ये आप इस तरह देखें, अगर आपके पास आदमी ज़्यादा हैं तो दिन कम लगेंगे, ठीक है। अगर आदमी ज़्यादा हैं तो दिन कम लगेंगे, अगर आदमी ज़्यादा हैं तो ज़्यादा लंबी दीवार बना सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ़ मैन को मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ पहले लेंथ के साथ। अगर आदमी ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा लंबी दीवार बना सकेंगे और अगर आदमी ज़्यादा होंगे तो जल्दी काम हो जाएगा, तो कम जो दिन लगेंगे वो कम लगेंगे। तो इसका मतलब जो पहली 2 हेडिंग है इनके एरो सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे और फर्स्ट एंड थर्ड जो हेडिंग है इनका एरो डिफरेंट डायरेक्शन में होगा, क्योंकि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो रही है। अगर आदमी ज़्यादा होंगे जल्दी काम हो जाएगा, कम दिन लगेंगे, इसलिए एरो डिफरेंट डायरेक्शन में आ गया। अब आप डाटा लिखेंगे, ठीक है। अननोन वैल्यू को सबसे लेफ्ट साइड पे और नाउन वैल्यूज़ को आप राइट साइड पे लिख देंगे और देन आप इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। 70 डिवाइड है, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई, ऊपर वाली सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दें, नीचे वाली सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दें। देन आप जस्ट डिवाइड करें और आपके पास 112 मैन आपके पास आंसर आ जाएगा कि आपके पास 112 आदमी रिक्वायर्ड हैं। क्लास अगर आप सफ़र करने जाते हैं, आप कोई रेंट पे कार लेते हैं, तो उनका जो तरीका कार होता है वो 2 चीज़ों पे डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। जो उन्होंने अमाउंट लेनी है आपसे, रेंट लेना है, वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करेगा कि आपका वज़न कितना है, ठीक है। आपके पास जो सामान है उसका कितना वज़न है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आपने कितने किलोमीटर सफ़र करना है, कितनी दूर जाना है आपने, ठीक है। तो आप देखें, कहते हैं इफ़ द फेयर, किराया जो है ऑफ 12 क्विंटल लगेज, आपके पास जो सामान है वो कितना है, 12 क्विंटल लगेज है। फॉर अ डिस्टेंस, कितनी दूर जाना है, 18 किलोमीटर, इज़ 12 रुपीज़। तो इतना काम करने के जो पैसे बन रहे हैं वो 12 रुपीज़ बन रहे हैं। कहता है हाउ मच फेयर, कितना किराया बनेगा, ठीक है। अगर हमारे पास जो वज़न है वो 9 हो गया और जो डिस्टेंस है वो 20 कर दिया है। सबसे पहले हम हेडिंग्स को लिख लेंगे। अननोन वैल्यू हमारे पास फेयर है, किराया कितना बनेगा, पहले एडो आप अपनी मर्ज़ी से लगा लें, फिर आप गौर से कंपैरिजन करें कि अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो किराया भी ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब एक चीज़ के बनने से दूसरी चीज़ बढ़ रही है, तो एरो सेम डायरेक्शन में। सिमिलरली आपके पास अगर वेट ज़्यादा होगा तो किराया भी ज़्यादा होगा, इसलिए इसका भी जो एरो है वो सेम डायरेक्शन में आएगा। अब आप वैल्यूज़ को पुट करें, ठीक है। लाइक अननोन वैल्यू आप सबसे लेफ़्ट साइड पे लिखते हैं, नॉन वैल्यूज़ को आप राइट साइड पे लिखते हैं और जस्ट आप इसको ऊपर वाले से को मल्टीप्लाई करें, नीचे वाले से को मल्टीप्लाई करें, जस्ट डिवाइड करें, आपके पास आंसर आ जाएगा 10 रुपीज़। क्लास क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम उसी तरीके से है। कहता अगर आपके पास 14 मज़दूर हैं, वो 12 मीटर लंबी दीवार बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। उनके पास जो दिन है वो 12 दिन है। 14 मज़दूर 12 मीटर दीवार बना देते हैं 12 दिनों में, लेकिन कितने मज़दूर चाहिए होंगे अगर आपने दीवार बनानी है 120 मीटर की और आपके पास दिन है 7। तो देखें, आप सबसे पहले अननोन वैल्यू आपके पास पता लगी, वो आपके पास नंबर ऑफ़ मेसन्स हैं जो आपके पास मज़दूर होते हैं। उसके बाद आपने हाइट की हेडिंग बना दी, नंबर ऑफ़ डेज़ की डाटा पुट किया,
अननोन वैल्यू का जो एरो होता है वो आप अपनी मर्ज़ी से लगा लेते हैं, फिर आप कंपैरिजन करते हैं। लाइक ये सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 आई थिंक सो किया था, तो आई थिंक सो 5 किया था। नंबर ऑफ़ मैसन ज़्यादा होंगे, ठीक है, तो हाइट ऑफ वॉल भी ज़्यादा होगी। ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा लंबी दीवार बना सकेंगे। सिमिलरली अगर आपके पास आदमी ज़्यादा हैं तो दिन कम लगेंगे, तो एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी बढ़ रही है एरो सेम डायरेक्शन में, एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी कम हो रही है तो एरो डिफरेंट डायरेक्शन में। देन आप वैल्यूज़ को प्लग इन करेंगे और जस्ट सोल्व कर देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा कि 240। ठीक है, आपको जो मज़दूरों की तादाद है वो 240 लगेगी। कहते हैं 15 मशीन्स हैं, 360 स्वेटर बनाते हैं 6 डेज़ में। ठीक है, अगर 3 मशीनें ख़राब हो गई हैं तो 12 रह गई, तो आपके पास हेडिंग आ गई 12 की। ठीक है, हाउ मैनी स्वेटर्स कैन बी प्रिपेयर्ड इन 10 डेज़। पहले दिन आपके पास कितने थे? 6 थे, अब आपके पास 10 दिन है इन बाय द रिमेनिंग मशीन्स। अब हमने बताना है कि आपके पास अगर 3 मशीनें ख़राब हो गई हैं, 10 दिन आपके पास अवेलेबल है, तो बताओ आप कितने स्वेटर्स को बना सकते हो। तो अननोन वैल्यू का आपने एक्स का नाम दे दिया और आपने जस्ट वैल्यूज़ को प्लग इन कर दिया और अब आप इसको सोल्व कर रहे हैं। गौर से देखें अगर आप कि अगर आपके पास मशीनें ज़्यादा होंगी तो एट अ टाइम आप उस पर आसानी से ज़्यादा लोग काम कर सकेंगे। अगर एक ही मशीन है तो एक वक्त में उस पर एक ही बंदा काम कर रहा होगा। ठीक है, एक ही वुमेन लिखा हुआ तो एक ही औरत काम कर रही होगी। ठीक है, दूसरी को इंतज़ार करना पड़ रहा होगा, एक वक्त में एक बंदा ही काम कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर मशीनें ज़्यादा होंगी तो ज़्यादा लोग काम कर सकेंगे। सिमिलरली अगर आपके पास नंबर ऑफ़ डेज़ ज़्यादा है, ज़्यादा वक्त है, तो ज़्यादा स्वेटर्स बन सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ बढ़ रही है तो एरो सेम डायरेक्शन में, एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ बढ़ रही है तो एरो सेम डायरेक्शन में। तो आपको पता लग गया कि ये क्वेश्चन नहायत ईजी है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लास क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है आपके पास 1440 लोग हैं, उनके लिए कैंप में 32 डेज़ का खाना है। कहता है कितने लोग कैंप को छोड़ के जाएँ कि जो खाना है वो 40 दिन तक काफ़ी हो। और पहले अगर जो हमारे पास रेशो है जो उसको इंक्रीज़ कर दिया जाए 3/2 टाइम्स। अगर आप इसको कन्वर्ट करते हैं तो आंसर आएगा 3/2 टाइम। ठीक है, कहता है ये काम करने के लिए कैंप में जो इतने लोग हैं इनमें से कितने लोगों को कैंप छोड़कर जाना चाहिए। तो पहले हम ये कर लेंगे कि जो खाना है ये कितने लोगों के लिए काफ़ी है। ठीक है, फिर इस अमाउंट में से उतने लोग निकाल देंगे, तो जो आंसर आएगा वो लोग होंगे जिनके लिए खाना अवेलेबल नहीं है, तो उनको छोड़ना पड़ेगा कैंप। तो हम इस तरीके से वैल्यू को सोल्व कर सकते हैं। आपने लिख लिया या आपके पास नंबर ऑफ़ मैन थे या आपने नंबर ऑफ़ डेज़ लिख दिया। जो राशन था आपके पास पहले 1 था तो फिर इंक्रीज़ करके 3/2 कर दिया। आपने जैसे इसको सोल्व किया 1/3/2 का मतलब है 1/3/2 डिवाइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 बन जाएगा। जैसे इसको सोल्व करें आपके पास 768 मैन आ जाएंगे जिनके लिए खाना 40 डेज़ के लिए अवेलेबल है। ठीक है, अब कितने लोग कैंप छोड़कर जा रहे हैं, तो इस अमाउंट में से ये वाले लोग अगर आप निकालते हैं तो 672 लोग वो वाले होंगे जो कैंप छोड़कर जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी नहायत ईजी है। आप इसमें देख सकते हैं कि 10 मैन कैन असेंबल 400 साइकिल्स इन 8 डेज़। और हाउ मैनी साइकिल्स, कितनी साइकिल्स को हम असेंबल कर सकते हैं अगर 5 आदमी हैं और जो डेज़ आपके पास है वो 16 है। अब आप वैल्यूज़ को पुट करें, आप देखते हैं कि भाई अगर आप नंबर ऑफ़ मैन बढ़ाएंगे तो साइकिल्स भी ज़्यादा हो जाएंगी, नंबर ऑफ़ डेज़ बढ़ाएंगे तो साइकिल्स भी ज़्यादा हो जाएंगी। एरो सेम डायरेक्शन में है। जैसा आप वैल्यूज़ को पुट करें और आप सोल्व कर दें, आपके पास 4